अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है तुझसे मांगू मैं तुझको, जो कि तेरी है शाज़िया मुस्तफ़ा की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 5। जॉब पर वो सेट हो गई थी। अम्मी और अब्बू दोनों को ही मुतमईन कर दिया था, मगर उसने ये बात घर में किसी को भी नहीं बताई थी। कोई परेशानी तो नहीं है। जावेद अहमद को उसकी जॉब करना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो शादीशुदा और किसी की इमानत थी। अबू, परेशानी कैसी? जॉब मैं पहले भी तो करती थी, आज भी करूँगी। लहजा उसका अंदर से बहुत दुखी हो रहा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अबू, आपको क्या हो गया है? मैं आपकी बेटी इस तरह आज भी हूँ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, फिर आप क्यों मुझसे शर्मिंदा हैं? देखो, मुर्तज़ा साहब को तुम्हारी जॉब का सुनकर खुशी नहीं हुई थी, उल्टा नाराज़ हो रहे थे। उनसे बोलिए उनका नवासा सारे रिश्ते तोड़कर चला गया है। अब वो किस रिश्ते की बिना पर ऐसी बात कर रहे हैं? मेमना और अहमद दस्तरखान लगा रही थी। उसके आने के बाद ही सब खाना साथ खाते थे। खुदा न खास्ता इनका नवासा रिश्ता ख़त्म करके नहीं गया है, जो तुम ऐसी बातें कर रही हो बेटा। जावेद अहमद मखमूम लहजे में गोया हुए थे। अबू प्लीज़ इन फजूल बातों को डिस्कस नहीं करें तो बेहतर है। वो दस्तरखान पर अमन से प्लेटें वगैरह लेकर लगाने लगी थी। बेटा तुम घर चली जाओ, मुर्तज़ा साहब बहुत मिन्नतें करके गए हैं। आज उन्हें आए हुए भी 10 दिन हो गए हैं। अबू, आप वापस जाने की बात कर रहे हैं? उनके घर की ख़वातीन के चेहरे और लहजों से मुझे अंदाज़ा हो गया था, वो लोग भी इस शादी से कतई खुश नहीं। खुशनुमा को हैशम की बड़ी मामी का तंज़िया लबो लहजा भूलता नहीं था। अब्बा जी की पता नहीं क्या आदत हो गई है, हर एक पर तरस खाने लगते हैं, लेकिन हैशम की ज़िंदगी ही ख़राब कर दी। वो कितना रोई थी उनके ऐसे कटीले और हकारत भरे अल्फाज सुनकर। औरों ने तो उसे कुछ भी नहीं कहा था। नौजवान पार्टी भी नॉर्मल थी। उसने सिर्फ एक रात गुजारी थी। सुबह ही इन सबके रवैयों से पता चल गया कि कौन कितना खुश है। उनके घर के लोगों की परवाह नहीं करो, मुर्तज़ा साहब का ख्याल करो। अबू प्लीज़, वो खफके और अफसरदगी से कहती अंदर चली गई थी। अम्मी रिमना और एमन उसे बुलाती रह गई थी, मगर उसने खाना नहीं खाया। मुर्तज़ा साहब फिर चले आए। इस दफ़ा अकेले नहीं आए थे, उनके बड़े बेटे इर्तिज़ा अली भी साथ आए थे। उनकी जानिब गैर मुतवक्का आमद उनकी अचानक गैर मुतवक्का आमद पर वो सभी घबरा गए थे। खुशनुमा अंदर बैठी हुई थी। आपी, अभी आ भी जाओ, आपको बुला रही हैं। मुझे नहीं आना तो नहीं आना, वो कतई लहजे में उसे डबट कर बोली थी। इनसे बोलो आराम से बैठे, क्या फ़ायदा मुझे ले जाने का? बेटा अंदर आ सकता हूँ? मुर्तज़ा अली चौखट पर खड़े इजाज़त ले रहे थे। दोनों मौदक होकर खड़ी हो गईं। खुशनुमा तो गड़बड़ा ही गई थी। बेटा मैं आपको लेने आया हूँ। सॉरी मैं आपके साथ नहीं जा सकती, उसने झट दुरुस्त लहजे में जवाब दिया। बेटा हैशम वापस आ गया है। वापस? वो चौंक कर रह गई। इतनी जल्दी वो कैसे वापस चला गया? वो गहरी सोच में पड़ गई थी। सॉरी, मैं फिर आपसे कहती हूँ, जिस घर में मेरी इज्जत नहीं वहाँ का रुख भी नहीं करना चाहती। बेटा आप हमारी बेटी हो, हमारी इज्जत हो। हम खुशी से रुखसत करवा कर लेकर गए थे। खुशी से रुखसत करवा कर सिर्फ आप लेकर गए थे, बाकी आपके नवासे और किसी भी फर्द की कोई खुशी नहीं थी। खुशनुमा बहुत साफगू थी। मुर्तज़ा अली शर्मिंदा हो गए। वो अपनी बड़ी बहू की तशरबी को बहुत अच्छी तरह समझते थे। वही सबसे ज़्यादा नाक मुँह चढ़ा रही थी। खुशनुमा बेटी, एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, शादी ब्याह कोई खेल नहीं। वो अफसरदा और मायूस चेहरे के साथ उसके सामने आ गए थे। यही तो मैं आपसे कहने वाली हूँ, शादी ब्याह कोई खेल नहीं। प्लीज़ मुझे मजबूर ना करें कि मैं इंतहाई कदम उठा लूँ और आपके नवासे के पास पछतावे के सिवा कुछ ना हो। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। वो बहुत ज़िद्दी हो गई थी। पुष्ट फेर कर खड़ी हो गई थी। मुर्तज़ा अली लब कुचलते हुए उसके रूम से निकल गए थे। खुशनुमा उन्हें ऐसे जवाब देते दुख भी हो रहा था, मगर वो अपनी और बेइज्जती उस घर में नहीं करवाना चाहती थी। उस दिन वो अचानक ही आ गया था। नज़र तो उसे देखते ही चहकने लगी थी। हैशम जैसा लाइक फाइक और लाखों की जायदाद का मालिक वो नहीं चाहती थी कि कोई भी बाहर की लड़की आकर हैशम के बाप की जायदाद पर ऐश करे। खुशनुमा के जाने से वो सब बहुत ज़्यादा खुश थी। ए बेटा, कमज़ोर कितने हो गए हो? कुछ खैर खबर तक नहीं दी तुमने। सुबह वो नाश्ते की टेबल पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। मुर्तज़ा अली से सख्त नाराज़ थे। वो उनसे भी ज़्यादा सख्त नाराज़ था। मामी, यही काफ़ी है कि मैं आ गया हूँ। कमज़ोर का कहना फजूल है। शाहिदा मामी ने उसके लिए नाश्ता लगाया था। बाकी के लोग तो सुबह नाश्ता करके अपने अपने कामों पर चले गए थे। वो तुम्हारी बीवी, वो तो सुबह ही चली गई थी। अरे उसके तो तेवर ऐसे थे जैसे महलों से आई है। नुज़रत अपने तौर पर शुरू हो गई थी। रात नाना जान उसे लेने गए थे। वो समझ गया था।
जब वो इर्तिजा अली को साथ चलने के लिए कह रहे थे। वो आई नहीं है, अकड़ की बैठी है कि तुम मनाने आओ। वो निगाहें इधर उधर करके बोलने लगी। वट, मैं मनाने आऊँ? माई फुट, मैं अगर वापस आया हूँ तो इसलिए नहीं कि मैं अगर वापस मैं अगर वापस आया हूँ तो इसलिए कि मैं क्यों घर से इसकी वजह से जाऊँ? जाएगी वो जिसे मैं पसंद तक नहीं करता। हेशम के लहजे में नागवारियत थी। मैं तो कहती हूँ बेटा, फारिग करो और अपनी मर्जी से शादी कर लो। बड़ी मामी, मैं करूँगा भी ऐसे ही। वो भी उनकी बात सुनकर मुश्तिल ही हो गया था। उसे गवारा नहीं था कि वो उस लड़की को मना कर लाए जिसे उसके नाना ब्याह कर लाए थे। हेशम, नाश्ते से फारिग होकर मेरे रूम में आना। जाने कब वहाँ मुर्तज़ा अली आ गए थे। उन्होंने अपनी बहू की बातें सुन ली थीं। नज़र तो बौखला ही गई। फौरन डाइनिंग टेबल की चेयर खिसकाकर उठ गई थी। शाहिदा उन्हें इशारे से बता रही थी, मगर वो तो दाएं बाएं देखे बगैर मसरूफ थी। हेशम लब भींच कर रह गया। ए बेटा, मेरा नाम तो बिल्कुल नहीं लेना। मेरे पीछे पहले ही पड़े रहते हैं। तुम्हारी बीवी मेरी वजह से गई है। नजर जाते जाते भी चिंगारी देने से बात ना आई थी। बड़ी मामी, आप क्यों परेशान होती हैं? मैं तो वही करूँगा जो मैं चाहूँगा। उसने उनके शाने पर थपकी देकर तसल्ली दी थी। वाइट कमीज शलवार में मलबूस सोबर सा उनके सामने बैठा हुआ था। तुमने जितनी हिमाकतें करनी थी कर ली, और मजीद तुम करो ये मैं चाहता नहीं। उन्होंने कड़े तेवरों से घूरने के बाद सख्त लहजे में कहा। नाना जान, मैं अगर वापस आया हूँ तो इसीलिए कि मैं अपने लोगों को उसकी वजह से क्यों छोड़ूं? छोड़े तो वो छोड़कर जाए। ज़्यादा फजूल गोई की ज़रूरत नहीं। मैंने नुज़त की सारी बातें सुन ली हैं। वो एक नंबर की हासिद औरत है, अकल से पैदल। उसके कहने पर चलकर अपने घर को बर्बाद करने की कोशिश ना करना। उन्होंने साथ ही तंबीह भी की थी। सीधी शराफत से जाकर खुशी को लेकर आओ। खुशी? ये कौन है? और किसकी खुशी? वो कुछ समझा नहीं। वो कुछ समझा नहीं या जानकर अनजान बन रहा था। मुझे ज़्यादा बातें करने की आदत नहीं है। ये तुम भी जानते हो। खुशी तुम्हारी बीवी है। उन्होंने जताया था। बीवी? वो हंकार भरकर रह गया। हम्म, करने की जरूरत नहीं है। सीधी तरह इंसानों की तरह जाकर उसे लेकर आओ। नाना जान, उसे आप अपनी पसंद से लाए हैं और खुद ही लाइए। मुझे उसे लाने की ऐसी कोई खुशी नहीं। वो भी उनका नवासा था। तुर्की बतुर्की बोला। हैशम, तुम क्या समझ रहे हो? मैं तुमसे इतने दिन बेखबर रहा। ये तुम्हारी खाम ख्याली है। तुम अशर के घर थे, मुझे सब पता है। मुझे भी पता है, अशर ही है आपका चमचा। वो उनके संजीदा चेहरे को देखने लगा था। नाना जान, आप मुझसे जिद नहीं करें। मुझे ये लड़की कतई पसंद नहीं। अगर मैं शादी करूंगा तो अपनी पसंद की। ऐसी बैकवर्ड लड़की मेरे साथ नहीं चल सकती। वो मुल्कों मुल्कों घूमता था। एक से एक लड़की से उसकी दोस्ती भी थी, इसीलिए उसकी नज़र कहीं ठहरती ना थी। दूसरी करो या तीसरी, मेरी बला से, मगर उसे तुम्हें वापस लाना है। उल्टा सीधा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी बात का मतलब अच्छी तरह समझ रहे हो। उन्होंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा, नज़र जो उसकी ब्रेन वॉशिंग में लगी हुई थी। प्यारे प्यारे भाइयों के बड़े भैया, आज बनेंगे किसी के सैयां। हे। मुजम्मिल गेट से ही कूदता फांदता अंदर दाखिल हुआ था। है, ये तुम्हें क्या हुआ? ताहा सबके लिए नाश्ता लगा रहा था। संडे था, सभी घर पर थे। वो मुझे अम्मी ने सुबह बताया है। इस अपने बड़े भैया की निस्बत तय होने वाली है। वो बहुत खुश था। जमरान अखबार पढ़ रहा था। रिजवाना मुस्कुरा रही थी। तुम्हें इतनी देर में पता चला है? तुमने कल का दिन खो दिया। हमने बहुत मजे किए थे। ताहा ने उसे चिढ़ाया। क्यों, क्या हबा भाभी साहिबा खुद चल कर आई थी? जमरान के होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। तीनों भाई बहुत खुश हो रहे थे। खुशी तो रिजवाना के चेहरे पर से भी फूट रही थी, मगर उन्हें अपनी सास और नंद का हुआ सवार था। कुछ अरसे की बात है, वो भी चली आएंगी। अम्मी, सबका रात में किचन में घुसना बंद करें। ताहा ने सबसे पहले दुहाई दी, क्योंकि सारे गंदे बर्तन उसी से धुलवाए जाते थे। क्यों, क्या हंटर वाली आ रही है? आदम ने हैरानगी की एक्टिंग की थी। हंटर वाली तो आपकी हैं। मुजम्मिल ने उसे छेड़ा, क्योंकि नवीन का जिक्र ही उसके कानों में पड़ चुका था। मुजम्मिल, जोरदार हाथ पड़ जाएगा अगर फजूल बकवास की तो। आदम ने उसे तीखे जतूनों से देखा था। क्यों, नवीन का रिश्ता कबूल नहीं किया? मुजम्मिल, वो उसे मारने के लिए दौड़ा था। जमरान ने उसे पकड़ लिया। यार छोड़ो, बच्चा है। सुन लें आप सब, मैं मजाक में भी उसका नाम अपने साथ पसंद नहीं करता। वो दुरुस्त लहजे में बोला था। अच्छा बस, ज़्यादा अपने दिमाग पर सवार नहीं करो, क्योंकि सब जिससे सब जितना चिढ़ते हैं वो उसे इतना ही सवार होती। जमरान ने संजीदगी से समझाया था। आप सब क्या सुबह सुबह ऐसी फजूल बातें निकाल कर सुबह खराब कर देते। आदम ने झट माहौल की तलखी को दूर किया था। अम्मी, आप सारी बातें तय कराई हैं। कब तक उनका शादी का इरादा है?
मैं तो क्या आई हूँ, इन 3 माह में मुझे करनी है। उन्होंने आदम के साथ सबको ही तफसील सुनाई थी। शहरियार अगले महीने आ रहा है, हसीन बेगम कह रही थी। बाकी की तमाम बातें उनके आने पर तय की जाएगी। वाह, नाम देखो, हसीन बेगम। अम्मी, क्या सच में वो हसीन है? ताहा को तजस्सुस हुआ था। हाँ, इस उम्र में भी वो इतनी ही दिलकश हैं, रिजवाना ने बताया। शहरियार को भी तो देखें, कितना हैंडसम और स्मार्ट है। जमरान को शहरियार की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती थी। अम्मी, उनसे फजूल रसूमात को मना कर दीजिएगा। मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगी, और मैं सारी रस्में करूंगी, क्योंकि जो लोग ऐसा बोलते हैं समझो वो कंजूसी कर रहे होते हैं। रिजवाना ने जमरान की बात से इख्तलाफ किया था। अम्मी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। आदम ने भी तायद की। याद है दादी जान ने कैसे कहा था, घर की लड़की घर में ही रहेगी, ज़्यादा खर्चा भी नहीं पड़ेगा। फजूल रसूमात में पैसा बिल्कुल बर्बाद नहीं करना। मुजम्मिल को अपनी दादी की बात याद आ गई थी। वैसे भी ये लोगों ने ट्रेंड खूब निकाला है कंजूसी करने का। फजूल रस्में कोई नहीं करेंगे, वैसे सारी होंगी। चलो छोड़ो, क्या लोगों की बातें लेकर बैठ गई हो। रिजवाना ने झट मौजू बदल दिया। तुम लोग नाश्ता करो, मैं चाय की केतली ले आऊँ। चाय बन गई होगी। चारों ही नाश्ता करने लगे थे। संडे को घर में सुबह सभी साथ नाश्ता करते थे। आदम शाम में मेडिकल स्टोर खोलता था, मगर उसने एक मुलाजिम लड़का रखा हुआ था देखभाल के लिए। अम्मी, जल्दी से तैयारियां शुरू करें। सच में हमारे घर में अभी तक कभी कोई भी खुशी का फंक्शन नहीं हुआ। मुजम्मिल ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहा था। इंशाल्लाह ताला वो सब भी होंगी। वो मुस्कुरा रही थी। जमरान के लब मुस्कुरा रहे थे। हवाब की दिलकश मनमोहनी सूरत निगाहों में घूम रही थी। डरी डरी सी सांसें लेती वो बिल्कुल गुड़िया ही लगती थी। लो जी, बड़े भैया तो पहुंच गए ख्यालों में। भाईजान, वैसे ये बताएं, अभी हनीमून पर हैं या फिर इसके भी बात का सोच रहे हैं? मुजम्मिल ने मानी खेजी से छेड़ते हुए कहा। सुधर जाओ, वरना एक उल्टे हाथ का पड़ेगा। ज़्यादा ही बकवास आ गई है। वो झेप गया था। वो सभी हंसने लगे। जमरान चाय का कप उठाकर अंदर चला गया था, क्योंकि उसे पता था कि भाई उसे छेड़-छेड़ कर नाक में दम कर देंगे। आदम को यह धड़का था कि उसकी फूफी या दादी ही ना चली हैं, उनका संडे इसी तरह गारत हो जाता था। राज शहरियार से इंटरनेट पर बातें हुई हैं, अगले महीने आ रहा है, क्योंकि ये बीना तो हबाब की शादी होने नहीं देगी। हसीन बेगम अच्छी तरह जानती थी। हबाब अभी तक यहीं रह रही थी। हसीन बेगम ने उसे जाने नहीं दिया था। अभी खानदान में किसी को भी पता नहीं था। हबाब का रिश्ता तय कर दिया गया था। अम्मा, ये शहरियार तो शादी आराम से करवा देगा। इकराम ने तायद की थी। मीना उनसे जो कह चुकी थी, इतनी जल्दी भी क्या है। हबाब चाह रही थी कि किसी तरह जमरान से बात करे, मगर कैसे? वो ज़बरदस्ती के रिश्तों की कायल ही नहीं थी। उसने कभी जमरान के मुतल्लिक सोचा नहीं था। हसीन बेगम और इकराम ने उसे यही रखा हुआ था। सारी शादी की रस्में इधर ही होना थी। अरुमा को तो बहुत खुशी हुई, और ये फिक्र भी दूर हुई कि हबाब की शादी हो रही है, वरना बीना तो उसकी होने ही नहीं देती। पिछली दफ़ा का रिश्ता भी बीना की वजह से हाथों से निकल गया था। क्या बात है हबाब? नाजिया ने उसे यूं सोचों में गुम देखा। जी कुछ नहीं। वो पाँव समेट कर बैठ गई थी। उस दिन के वाक़ये के बाद से वो और भी चुप हो गई थी। अगर किताब वगैरह पढ़ने का मूड है तो शहरयार के कमरे से ले आओ। तुम्हें तो कभी मना नहीं करता कुछ भी लेने से। नाजिया को हबाब पर तरस भी आ रहा था, जो कुछ बोल ही ना रही थी। मम्मी, शादी क्या बहुत ज़रूरी है, जबकि मेरा तो कोई कसूर भी नहीं। ये सब हम जानते हैं, शादी तो तुम्हारी वैसे भी करनी थी। अभी हो जाए तो अच्छा है। सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश रहोगी। ज़मरान को सभी जानते हैं, शहरयार का दोस्त है। उन्होंने हबाब को रिलैक्स किया था। शहरयार मामू को एक दफ़ा आने तो दें, उनसे बात करके ही ये सब किया जाता। शहरयार की भी यही मर्जी है, तुम्हारी शादी ज़मरान से ही हो। हबाब लब कुचल कर रह गई। कोई भी उसके दिल की कोई बात समझ नहीं रहा था। तुम मिट्टी सीधी सोचों में नहीं पड़ो। मगरिब के बाद रिजवाना आएंगी तुम्हारे कपड़े और जूतों का नाप लेने। वो पहले मंगनी करेंगी, फिर ही आगे की रस्में करेंगी। नाजिया ने उसके गुलाबी रुखसार थपथपाए। अरूमा भी आ गई थी। ब्लैक ट्राउजर पर पिंक शर्ट में मलबूस वो मुस्कुरा रही थी। मुझे पता था तुम मुंह बनाकर बैठी रहोगी। वो बेड पर ही उसके करीब चढ़कर बैठ गई थी। अपनी बकवास करने आ गई। हबाब ने उसे घूरा था। वो तो मुझे आना था। आज रिजवाना आंटी आएंगी, तो मैं अपनी बहन की शादी की हर तकरीब में आगे आगे रहूंगी। वो बहुत खुश थी। हबाब, शहरियार मामू कह रहे थे कि मैं तुम लोगों के लिए वहाँ से काफ़ी चीज़ें ला रहा हूँ। हबाब से कहना जो कुछ चाहिए बता दे। मुझे क्या चाहिए अम्मी से कहें। अम्मी ने तो लंबी चौड़ी मेकअप की लिस्ट बता दी है, शहरियार मामू ने डांट दिया। वो बताने लगी। नाजिया दोनों को बातें करती छोड़कर चली गई थी। शुक्र अदा करो कि तुम्हारी अच्छी जगह शादी हो रही है।
अरुमा ने उसकी रोनी सूरत देखकर फिर से कहा था। वो पिंक कॉटन के एम्ब्रॉयडरी वाले सूट में सिंपल सी सर पर आंचल जमाए उसके सामने खड़ी थी। हैशम भी कनखियों से उसे देख रहा था, मगर अशर उसे देखकर ज्यादा खुश होता था। मिस खुशनुमा, आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी जा रही है। वेल डन। अशर ने उसे खलूस दिल से सराहा था। थैंक्स सर। उसने मुस्कुराकर इतना ही कहा। आप दूसरा ऑफिस ज्वाइन करना चाहेंगी? अशर ने कदरे तौक़ुफ़ के बाद कहा। दूसरा ऑफिस? वो कुछ समझी नहीं। हैशम ने उसी वक्त सर उठाया। उसे अपने ऑफिस के लिए एक अलग पर्सनल सेक्रेटरी की ज़रूरत थी और उसे खुशनुमा मुनासिब लगी थी, क्योंकि वो बहुत जिम्मेदार समझदार थी, मगर एक खराबी थी, साफ और मुंह फट बहुत थी। उसने भी गवारा किया था। मतलब ये कि हैशम को अपने ऑफिस के लिए जिम्मेदार एम्प्लॉय की ज़रूरत है। अशर उससे बात करते बहुत झिझकता था, क्योंकि वो ज़रा लिहाज जो नहीं करती थी और उसे तवक्का थी वो ज़रूर कोई ऐसा ही जवाब देगी। वो दोनों ही गड़बड़ा गए थे। वो दोनों ही गड़बड़ा जाएंगे। इन्हें मैं ही क्यों अपने ऑफिस के लिए चाहिए हूँ? इनके ऑफिस में कोई और एम्प्लॉय नहीं है? वो चौंक गई तो हैशम ऐसे तासुर दे रहा था जैसे उस पर तवज्जो नहीं दे रहा था, और खुशनुमा को उसकी ये अकड़ ही तो ख़त्म करनी थी। आपके दोस्त तो ऐसे गूंगे बहरे बने बैठे हैं जैसे उन्हें आवाज़ ही नहीं आ रही। अगर इन्हें ज़रूरत है तो खुद क्यों नहीं बोलते? हैशम ने लब खींच लिए थे। अशर जुज़बुज़ हो गया। वो खासी संजीदा लग रही थी। यार अशर, मैंने कहा भी था कि तुम्हें कम बोलने वाली चाहिए। मिस्टर हैशम साहब, ऑफिस में कम बोलने वाली का गुजारा भी नहीं है और ऑफिस वाले रखते भी नहीं हैं। ये आप भी बेहतर जानते हैं। उसने तंज के साथ जताया था। मिस खुशनुमा, ऐसा मैं चाह रहा हूँ आप हैशम का ऑफिस ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये अपना ऑफिस स्टार्ट करना चाहते हैं। इनके स्टाफ में और भी लड़कियाँ हैं। जब इनके ऑफिस का काम चलने लगे तो आप वापस यहीं अपनी सीट ज्वाइन कर लीजिएगा। अशर ने ही दिफा के लिए वजाहत दी थी। जी अच्छा, सोच कर बताऊंगी। यार तुम मुझे क्या फजूल लोगों के चक्कर में उलझा रही हो? कोई और हो तो उसे भेज दो। हैशम को उसका जवाब ही सुलगा गया था। उसे कोई इग्नोर करे ये तो वो बर्दाश्त ही नहीं करता था, जबकि वो खुद लोगों को इग्नोर करता रहता था। खुशनुमा उसका मुश्तल होना देख रही थी। अशर ने उसे इशारे से जाने को कहा, जबकि खुशनुमा का दिल कर रहा था कि उसकी तबीयत साफ कर दे। उस दिन के सारे बदले ले कुदरत उसे खुद मौका दे रही थी। वो खुद हैरान थी, उसे गैर मुतवक्का बात पर हैशम को अपने ऑफिस के लिए एम्प्लॉय की ज़रूरत थी। यार मुंह तो बंद कर लिया करो। तुमने देखा नहीं कैसे कह रही थी? सोच कर जवाब दूंगी। इससे बोलो औकात में रहे। इसे तो पतंगे ही लग गए थे। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो यार? लड़की है, जरा आराम से बात की जाती है। अशर उसे समझाने लगा था। लड़की है तो क्या मतलब है? मैंने तो एक रात की दुल्हन का ख्याल नहीं किया। ये क्या मेरे सामने हैसियत रखती है? वो तो गुस्से के मारे अंदर ही अंदर खोल रहा था। शर्म कर, इज्जत कर सिनफ नाजू की। अरे सिनफ नाजू की इज्जत सारी लड़कियां ऐसे ही होती हैं। लड़कों के पास दौलत देकर उनके पास आती हैं। वो बहुत बदगुमान हो रहा था। उसे कई लड़कियों ने धोखा जो दिया था। उस दिन से सोच लिया था कि शादी नहीं करेगा अपनी, मगर नाना जान को ये कहा हुआ था कि अपनी पसंद से शादी करेगा, ताकि वो उसे बार बार शादी का ना बोले। लेकिन फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती अपने एम्प्लॉय की बेटी से उसकी ज़बरदस्ती शादी कर दी। उस दिन से वो और ही नफरत करने लगा था। एम्प्लॉय भी अपने मतलब के होते हैं। बस रहने दे, इज्जत कर। बताऊं कितनी ऐसी हैं जो इज्जत के काबिल नहीं। वो दांत पीसने लगा था। यार हर लड़की तो ऐसी नहीं होती है। तुझे बड़ी हमदर्दी जाग रही है उस लड़की से। उसने बगौर देखा। बकवास नहीं किया करो। अशर छेप गया था। उसे खुशनुमा अच्छी लगी थी, मगर शादीशुदा का सुनकर उसका दिल टूट गया था। मगर पसंद पर तो किसी को पाबंदी नहीं ना, इसीलिए वो खुशनुमा को पसंद करता था। सुन, मुझे इस लड़की को ही रखना है। हैशम को फिर जिद हो गई थी। वो अपनी बात पर अड़ गया था। कोशिश करूंगा, क्योंकि तुम जो सलूक करते हो मेरा भी दिल नहीं कर रहा उसे तुम्हारे पास भेजूं। ये कहो कि तुम्हारा खुद का दिल उस पर आ गया है। हैशम ने सिगरेट सुलगाया था और होठों से लगा लिया। अशर ने उसे जवाब में कड़ी नजरों से घूरा था। फराज उसे सीवीयू बाइक पर ले आया था। जानबूझकर सारे रास्ते झटके देता रहा। वापसी में सादिया की हालत खराब हो गई थी। हुस्ना ने उसे बगौर जांची निगाहों से देखा। तुम्हें अगर अम्मी ने फराज भाई के साथ देख लिया, फौरन तुम्हें पेशावर रवाना कर देंगी। उसने सादिया को देखा जो वॉशरूम में घुस गई थी। फराज अपने रूम में था। तुम सभी डल हो। अगर जरा सा घूम फिर आई हूं तो ऐसा क्या कर दिया? वो पाँव धोकर आई थी और फ्लोर कुशन पर बैठ गई। अम्मी बहुत बुरा मनाती हैं यूं लड़का लड़की एक साथ घूमे तो। पता नहीं तुम लोग क्या क्या सोचते रहते हो। वो अपने बालों को लपेटकर कैचर में कैद करने लगी। अरे ओ हसना! नसरीन की कड़ी नसरीन की कड़क आवाज़ पर दोनों ही उछल गई। ये इतनी जल्दी कैसे आ गई? उतना जल्दी से बाहर आई थी। नसरीन बरामदे में बड़े तख्त पर बैठ गई थी।
مجھے سر درد کی کوئی ٹیبلٹ دے اور پھر کڑک سی چائے بنا کر دے، بہت سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ حسین بیگم کی طرف گئی تھیں۔ وہاں جو سن کر آئیں انہیں حسنہ کی اور فکر ہونے لگی۔ حسنہ نے فوراً ہی حکم کی تعمیل کی تھی اور خود ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ حباب کا رشتہ طے کر دیا ہے بھابی نے۔ حباب کا؟ حسنہ تو اچھل ہی گئی۔ مجھے ساری تفصیل خود بھابی نے بتائی ہے۔ شہریار بھی چھٹی لے کر آ رہا ہے، اس کے دوست سے رشتہ طے ہوا ہے۔ چلو یہ تو خوشی کی بات ہے، میں خود جا کر حباب کو مبارکباد دوں گی، حسنہ نے کھلے دل سے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، مجھے تو تمہاری فکر کھائی جا رہی ہے۔ حباب تو تم سے کتنی چھوٹی ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے۔ امی مجھ سے 3 سال چھوٹی ہے، کوئی زیادہ چھوٹی نہیں، اور آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ تو برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں، رفعت نے کچھ زیادہ ہی دماغ خراب کر دیا۔ وہ چائے کی سپ لینے لگی تھی۔ آپ ہر بات میں ماما کا کیوں نام لیتی ہیں؟ کیونکہ مہرانی بنا کر تیرا دماغ خراب کر رہی ہے وہ، اسے تو تمہاری فکر ہے نہیں۔ سگی ماں میں ہوں، مجھے ہی فکر ہو رہی ہے تمہاری۔ ان کے تو دل پر گھونسے ہی پڑ رہے تھے۔ اب آپ کی حسنہ سے پہلے شادی ہو رہی تھی۔ لے، یہ آپ نے کیا بات کی؟ میں نے ٹھیک بات کی ہے۔ چل جا، شام کی ہنڈیا کی فکر کر، میرا سر دکھ رہا ہے، مجھ سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ سر پکڑ کر تخت پر لیٹ گئی تھیں۔ پتہ نہیں امی دوسروں کو خوش دیکھ کر خوش کیوں نہیں ہوتی ہیں، اس نے حیرانگی اور تعصب سے سوچا تھا۔ حباب کو مبارکباد دینے تو وہ ضرور جائے گی اور اس سے پوچھے گی کہ یہ شادی وغیرہ اتنی جلدی کیوں ہو رہی ہے۔ وہ سالن بنانے میں لگ گئی تھی۔ سعدیہ کو روٹی بنانے کا کہہ دیا کیونکہ روٹی بنانے کی وہ بہت چور تھی۔ اسے چڑ بھی ہوتی تھی۔ رفعت نے اسے رانی بنا کر رکھا ہوا تھا اور نسرین نے اسے نوکرانی۔ وہ بہت خائف ہو گئی تھی نسرین سے۔ اس دن تو راشدہ آ گئی تھی، نوشین ان کے ساتھ ہی تھی۔ گھر میں تیاریاں دیکھ کر وہ دونوں ہی چونک گئی۔ پھر بڑے بڑے گولڈن خوبصورت سے ڈبے سائڈ ٹیبل پر رکھے تھے۔ مامی یہ ڈبے کس کے ہیں؟ اس نے لپک کر خوش ہو کر کھولا جس میں جھلملاتا ہوا لائٹ پنک سوٹ دیکھا تھا۔ رضوانہ تو گڑبڑا ہی گئی تھی۔ گھر میں اس وقت مزمل اور طہا تھے۔ زمران اپنی جاب سے نہیں آیا تھا اور آدم اس وقت میڈیکل اسٹور پر ہوتا تھا۔ اچھا ہوا راشدہ تم آ گئی، ویسے میں تمہاری طرف ہی آنے والی تھی۔ اچھا، راشدہ خوش ہو کر غلط فہمی کا شکار ہونے لگی۔ رضوانہ گھبرا گئی، وہ بات کو کچھ اور ہی نہ سمجھ لیں۔ مامی آپ نے سائز بھی نہیں لیا؟ روشنی خواہ شرما رہی تھی۔ راشدہ میں نے زمران کی بات طے کر دی ہے، انہوں نے ہمت کر کے بلا تمہید کہہ دیا تھا۔ کیا؟ دونوں ماں بیٹی بیک وقت چیخی تھی۔ ہاں، وہ زمران کے دوست کی بھانجی ہے، بہت پیاری بچی ہے۔ بھابھی رشتہ کرنے سے پہلے آپ گھر کی لڑکیاں تو دیکھ لیتی، آپ سے امی کہہ بھی گئی تھی۔ ان کے چہرے کا تو رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ نوشین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اسے یہ امید نہیں تھی زمران کی کہیں اور ہو۔ آج کل بچوں کی بھی تو مرضی دیکھنی پڑتی ہے۔ انہوں نے لوازمات کی ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھی تھی۔ مامی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ تم کیوں اپنا دل اداس کرتی ہو؟ زمران سے بہت اچھا لڑکا دیکھ کر تمہاری شادی کریں گے۔ بس بھابھی رہنے دو، تم یہاں دکھا دیا تم نے یہاں دکھا دیا بلکہ بدلہ ہی لیا ہے۔ وہ تو الٹا سیدھا بولنے لگی تھی۔ تم غلط نہیں سمجھو راشدہ، دیکھو اولاد کی مرضی بھی دیکھنی پڑتی ہے، وہ انہیں سمجھانے لگی تھی۔ بھائی جان نے تم سے واسطہ ختم کر دیا ہے، جبھی تو اولاد کے فیصلے تم خود کرنے لگی ہو۔ وہ تو تلملا رہی تھی۔ اسی دوران زمران آ گیا تھا۔ گھر میں ان کی بحث چھڑی دیکھ کر وہ خوف میں مبتلا ہو گیا۔ زمران آخر مجھ میں کیا کمی تھی جو تم نے کہیں اور سوچا بھی؟ نوشین ایک دم اس کے روم میں چلی آئی تھی۔ نفاست سے وہ بیڈ پر تکیہ کو ڈبل کر کے لیٹا ہوا تھا۔ نوشین کمرے میں آنے سے پہلے نوک تو کر لیا کرو، وہ بیزاری اور ناگواری سے گویا ہوا۔ زمران تم اتنے اجنبی نہیں بن سکتے۔ وہ اس کے پیروں میں ہی آ کر بیٹھ گئی کہ یہ کیا حرکت ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھا تھا۔ زمران میں نے تم سے محبت کی ہے، پلیز میرے ساتھ ایسا نہیں کرو۔ نوشین پلیز، کیا بچوں والی حرکت ہے؟ وہ تو غصے میں آ گیا تھا۔ ضروری ہے کہ میں بھی محبت کروں؟ میں نے تمہیں کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ وہ اس کے رونے سے کوفت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ تیزی سے روم سے باہر نکل گیا۔ راشدہ رضوانہ کو سنانے میں لگی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ واہ بیٹا واہ، خوب کیا تم نے، میری بیٹی کو اٹکا کے رکھا۔ پھپھو غلط بیانی سے بات مت کریں، میں نے کوئی آپ کی بیٹی کو اٹکا کر نہیں رکھا۔ وہ تو چیخ ہی پڑا تھا۔ ہر بات کی حد ہوتی ہے۔ میری ماں نے اپنی مرضی سے میرا رشتہ طے کر دیا اور مجھے اپنی ماں کی بے عزتی بالکل برداشت نہیں جو آپ لوگ مسلسل کیے جاتے ہیں۔ وہ اشتعال میں آ گیا تھا۔ نوشین نے رو رو کر اپنا حشر کر لیا تھا اور ادھر رضوانہ گمسم خاموش بیٹھی تھی۔ زبردستی رشتے نہیں کیے جاتے، یہ دل کی خوشی سے کیے جاتے ہیں۔ ہاں بیٹا ہاں، ہمیں ہی بھاشن دو، وہ طنز کرنے لگی۔ پھپھو آپ ہر بات کا غلط مطلب نہیں لیا کریں،
उसे अपने रवैये का एहसास हुआ तो नरम लहजा बना लिया था। बस रहने दो। वो चादर सर पर जमाकर जाने ही लगी। रास्ता रुको तो। भाभी किसी लिए रुको जब तुमने बात ही खत्म कर दी। वो बहुत गमजदा हो रही थी। नौशीन मेरी एक बात याद रखना, रिश्ते दिल से किए जाते हैं, जबरदस्ती एक फरीक की मर्जी पर नहीं किए जाते। जमरान ने उसे समझाया था। करके वो भी चली गई। रास्ता भी बड़बड़ाती हुई निकल गई थी। देखना तुम्हारी दादी का तूफान। अम्मी प्लीज आप डरना छोड़ दें। जमरान उन्हें रिलैक्स करने लगा, उनके पास बैठ गया। कमबख्त इस चप्पल को भी अभी टूटना था। वो चप्पल हाथ में लेकर तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। ट्रैफिक में कुछ अफरा तफरी मची हुई थी। जाने कहाँ आज बम ब्लास्ट हुआ था जो नागन का रोड ही बंद कर दिया था और इससे जिंगचिंग में बैठा नहीं जाता था। मैं कुछ मदद करूं? हैशम की गाड़ी उसके करीब रुकी। खुशनुमा के कदम रुक गए थे। वो हैरानगी से उसे देखने लगी। शहर के हालात की वजह से वो कुछ डर रही थी। सामने उसे देखकर खुशनुमा की जान में जान आई थी। क्या मदद करेंगे? ये जूती टूट गई है, जोड़ देंगे? वो पुरएतमाद और निडर लहजे में गोया। व्हाट नॉनसेंस। उसकी बेतुकी बात पर वो जिद हो गया था। ब्लैक पैंट पर स्काई ब्लू शर्ट में वो बहुत डिसेंट लग रहा था। इस शख्स में खूबसूरती भी है, स्मार्टनेस भी है, मगर लबो लहजा और सोचें कितनी बुरी हैं। वो सोचकर रह गई। अरे जो बात है मैंने आपको बता दी। वो पिंक सूट में पिंक ही हो रही थी। खूबसूरती उसमें बला की थी। वो सोचने लगा, उसे यूं तन्हा निकलते हुए डर नहीं लगता। देखिए शहर के हालात कुछ ठीक नहीं, कहें तो मैं ड्रॉप कर दूं? हैशम को ही उसे वाज़ेह करना पड़ा। जी जी नहीं, बिल्कुल नहीं। खुशनुमा गड़बड़ा गई थी। अगर उसने घर देख लिया तो समझ जाएगा वो कौन है, और इतनी जल्दी वो ऐसा नहीं चाहती थी। देखो मेरे पास टाइम नहीं है और जल्दी बैठो, हालात वैसे भी ठीक नहीं। बहुत तुम्हारी जुबान चलती है। वो बेजारी से गोया हुआ। आपको रोका किसने है? जाइए। खुशनुमा ने अकड़ दिखाई, मगर उसे भी डर था कि वाकई छोड़ कर ना चला जाए। तुम वाकई बेवकूफ़ हो या फिर मुझे जानबूझकर गुस्सा दिला रही हो? हैशम गाड़ी से नीचे उतर आया था। सड़क पर ट्रैफिक का बहुत शोर था। सबको अपनी अपनी पड़ी थी। बैठो अंदर। कहाँ धक्के खाओगी? उल्टे सीधे रास्तों पर चली गई तो घर वाले परेशान होंगे। आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है? वो हैरान भी हुई। हैशम आखिर उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? मुझे इसीलिए फिक्र हो रही है कि तुम मेरे दोस्त के ऑफिस में काम करती हो, जिम्मेदारी हो उसकी। मेरी तुम पर अगर निगाह होती तो अलग बात थी। उसने खुशनुमा को ज़बरदस्ती फ्रंट सीट पर बैठाया। खुशनुमा ने फिर ज़्यादा बहस नहीं की। जाना कहाँ है? वो ड्राइविंग के दौरान पूछने लगा था। केडी एक ही चौरंगी पर उतार दीजिएगा। उसने घर से दूर बताया था। सरजानी टाउन से आती हूँ। हैशम को चौंका और हल्की सी याद दर आई। इन रास्तों पर एक दफ़ा नाना जान के साथ आया था। सरजानी तो आगे है, मैं पहले रहती हूँ। उसने गहरी सोच उसके चेहरे पर पढ़ ली थी। जॉब क्यों कर रही हो? उसने फिर पूछा। जाहिर है मजबूरी है, इसीलिए कर रही हूँ। क्यों, आपको तो पता है। फिर दोबारा सवाल क्यों? खुशनमा ने उस दिन इंटरव्यू के दौरान जो कुछ उसने हैशम को ही सुनाने को अशर को बताया था वो ये भूला तो नहीं होगा। तुम्हारा शौहर तुम्हें छोड़कर क्यों गया? उसने फिर जाती सवाल किया था। उसकी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। बहुत अपनी अमारत का जोम था। मैं खुद ही छोड़कर आ गई। उसने तंज में भरा तीर उछाला था। खैर। वो चुप हो गया। उसका घर आ गया था। हैशम ने कुछ दूर ही उतारा था। खुशनुमा ने मुड़कर तक खुशनुमा खुशनुमा ने मुड़कर तक नहीं देखा था। उफ, ये लड़की बोलती कितनी है। एक लम्हे के लिए उसने सोचा था। खुशनुमा अपने नाम की तरह ही खुशनुमा थी। एक वो थी जिससे उसकी शादी हुई थी, जिसका नाम खुशी था, मगर उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी। लड़कियों को तो उनकी औकात पर रखना चाहिए, वरना हर अमीर लड़के को देखकर पागल होने लगती हैं। हैशम हैशम का दिल बहुत बुरा हो गया था लड़कियों की तरफ से। दो लड़कियों से मोहब्बत की थी, दोनों ही ने उसे लूट लिया था। उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए था। अगर ये लड़की उसका ऑफिस ज्वाइन कर ले तो स्टाफ भी ठीक रहेगा, हर एक को ये सीधा करके रखेगी। हैशम इसीलिए भी ये चाहता था कि वो इसका ऑफिस ज्वाइन कर ले। उसे ऑफिस में संजीदा माहौल पसंद था, सब अपने काम से काम रखें। अगर ये मना करेगी आने से तो मैं भी मजबूर कर दूंगा। पूरे रास्ते वो खुशनुमा के बारे में ही सोचता रहा। कभी जहन उलझकर खुशी की तरफ भी चला जाता। दिल पता नहीं बेकल और परेशान क्यों हो जाता है। उसका ना घर में ना ऑफिस में दिल लगता था। उधर रिजवाना सारी बातें तय करके चली गई। शरियार भी एक दिन अचानक आ गया था। 2 महीने ऐसे गुजरे कि पता ही ना चला। शरियार की वहाँ जॉब बहुत अच्छी लगी थी। रहने को फ्लैट भी मिल गया था। सब कुछ उसकी तवक्का से बढ़कर ही था। नसरीन को पता चला तो सबसे पहले मिलने चली आई थी। इन्हें कौन खबर देकर आया है? शरियार हबाब के पास ही बैठा था। हबाब, हुस्ना आंटी भी आई हैं। अरुमा ने आकर इतला दी। अच्छा, तो दोनों माँ बेटी मेरी टो में आई हैं। मेरी वहाँ जॉब कैसी है? वो बोला था।
शहरियार मामू हुस्ना आंटी हबाब से मिलने आई हैं। उनकी शादी के चर्चे पूरे खानदान में जो हो गए हैं, हर कोई हैरान भी है। उसने बताया था। अरे आ जाए हुस्ना आंटी। अरोमा ने उसे कमरे से बाहर देखा। वो झिझक कर रुक गई थी। शरियार फोन कलर के कमीज शलवार में मलबूस निखरा निखरा बैठा था। उसकी वजह देखकर तो सभी चौंक जाते थे। हबाब, लोगों को चैन नहीं पड़ा, खबरें लेने आ गए हैं। उसने तंज किया था। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी ने मुझे बताया ही नहीं कि आप भी आ गए हैं, वरना मैं कभी ना आती। हुस्ना कास्नी कपड़ों में खासी दिलकश और प्यारी लग रही थी। झूठ भी बोलना नहीं आता, जभी तो दिन ब दिन वजन में इजाफा हो रहा है। शहरियार ने उसके मुटाबे को इस्तेफामी अंदाज में देखा। आपको क्या फिक्र है, अपना खाती। उसके तो पतंगे ही लग गए। जब भी ये हाल है, जो आज तक किसी ने पूछा नहीं। शहरियार ने जिद करने के साथ सुलगा दिया था। अब आप शुक्र करो जो तुम्हारी शादी जल्दी हो रही है, वरना लोग तो अभी तक शहजादे के इंतजार में बैठे हैं। वो दिल खोलकर उसे दबा रहा था। हुस्ना के चेहरे पर एक रंग आ रहा था, दूसरा जा रहा था। शहरियार ने बात ही ऐसी कर दी थी। अब आप शहरियार को मना किए जा रही थी, मगर वो तो शुरू हो गया था। इंसान को किसी की इतनी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये तुम कह रही हो जो पता नहीं क्या क्या बोल देती है। उसने फिर तंज करके जताया था। मेरी शादी की आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं क्यों फिक्र करने लगा? तुम देखना, ऐसे ही मोटी और बूढ़ी होती जाओगी, कोई नहीं करेगा तुमसे शादी। शहरियार ने उसे नफसियाती तौर पर टॉर्चर किया था। हुस्ना को अजीब उलझन होने लगी। वो तो बोले जा रहा था और वो दिफा में कुछ नहीं बोल रही थी। मैं रिश्ता आपका फिर भी कबूल नहीं करूंगी, खुदकुशी कर लूंगी, मगर शहरियार अहमद तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। वो तेज लहजे में गोया हुई। हुस्ना आंटी, आप शहरियार मामू की बातों को इतना सीरियस ना लिया करें। हबाब ने माहौल की तल्खी को दूर करने को कहा। अरे हबाब, इन्हें मेरी बातों को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि कभी वक्त एक साथ नहीं रहता। लहजे में तमस्खुर था। आपको बहुत घमंड हो गया है अपनी बाहर की जॉब का। घमंड? अरे ये मुझ पर नहीं होता, अलबत्ता आप जैसे लोगों को होता है। वो हुस्ना को दिल खोलकर तपा रहा था। लो, शहरियार तो यहाँ बैठा है। नसरीन हंसती मुस्कुराती शहरियार के सर पर हाथ फेरने लगी। अस्सलाम वालेकुम। उसने झट सलाम किया। हुस्ना की सूरत रोनी जैसी हो रही थी। कैसे हो? जॉब तो अच्छी है। कितने दिन की छुट्टी पर आए हो? उनके लबो लहजे में शहद टपक रहा था। आपने तो इतने सारे सवाल कर डाले। वो मुस्कुराया। हुस्ना इस वक्त खामोश बैठी हुई थी। हबाब की शादी करके जाएगा, हसीन बेगम ने ही खुश होकर बताया। भाभी, शहरियार की मैं बात वगैरह कहीं लगा दें? नसरीन ने खुद से कहा। हाँ, सोच रही हूँ। वो जरा इतराकर बोली। जॉब भी अच्छी है, फ्लैट गाड़ी सब मिला हुआ है। चलो, ये तो अच्छी बात है। नसरीन का जहन तो कुछ और ही सोच रहा था। हुस्ना हबाब के पास बैठी रही। शहरियार बाहर चला गया। नसरीन हसीन बेगम से जाने किन बातों में उलझी हुई थी। हबाब का जहन भी सोच रहा था हुस्ना शहरियार की भी शादी करवा दे, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई इसी तरह ही ख़त्म हो सकती है। उसे खुद से हुस्ना से भी बात करनी थी, मगर उसने किसी मुनासिब वक्त के लिए छोड़ दिया था। वो दिन चढ़े तक नहीं सोता था, मगर आज उसे इतनी थकन हो रही थी, उसे उठा नहीं जा रहा था। फिर रात भर नेट पर भी बैठा रहा था। कब तक सोना है? मुर्तज़ा अली ने उसकी ग्लास विंडो के सामने पर्दे हटा दिए थे। तेज रोशनी सीधी उसके बेड पर पड़ रही थी। क्या है नाना जान, सोने भी दिया करें। वो खफकी से बोला। 11 बज रहे हैं, अभी भी नहीं उठना? उठकर क्या करूंगा? वो चिढ़ गया था। क्यों, अपने ऑफिस का भूत उतर गया? वो उसके बेड पर सिरे पर ही बैठे थे। रात भर उसी पर तो काम करता रहा, स्टाफ जमा कर लिया है, उसने बताया था। गुड। फिर खुशी के बारे में सोचा। वो फिर अपनी बात पर आ गई थी। उसका पूरा कमरा खिला हुआ था। वसी व अरीज बेड दबीज और जदीद तर्ज पर डेकोरेट करवाया गया था। नाना जान, मैं उसे कभी भी नहीं लाऊंगा, और हाँ, डाइवोर्स दे रहा हूँ। फजूल हरकत करने की कतई जरूरत नहीं। तुम्हें नजर चढ़ाती है ना, इस औरत की बातों में नहीं आओ। मुझे कोई नहीं चढ़ा रहा। मुझे वो लड़की पसंद ही नहीं। उलझे बिखरे बालों के साथ वो बेजार सा बोला था। तुमने उसका घूंघट उठाकर देखा था? ये और आप लोगों ने फजूल बैकवर्ड सी रस्म निकाल ली, लंबे घूंघट की। वो मुंह बनाकर बोला। जो चला आ रहा है वो तो होना था, और ये नुज़रत ने ही रस्म निकाली थी। और मैं भी तो उसे खूब जानता हूँ क्यों निकाली थी, ताकि तुम अपना दिल नहीं हारो। व्हाट रबिश। नाना जान। वो झेम गया था। मुर्तज़ा अली हेशम से बहुत फ्रैंक थे, दोनों की बिल्कुल दोस्तों की तरह बनती थी, मगर ये शादी करवाकर मुर्तज़ा ने उसे खुद से बदजन कर दिया था। खुशी बहुत खूबसूरत और बिल्कुल नए दौर की है। तुम इसे समझो, परखो, देखना, तुम्हारे मयार पर पूरी उतरेगी। वो उसे समझाने लगे थे। नाना जान, लड़कियां सब एक सी होती हैं।
अपने आप को कुछ समझने वाली, और मैं कहता हूँ शादी अपनी मर्जी और पसंद से करूँगा। वो फिर उन्हें टालने लगा था। हेशम, तुम्हें मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। किसी को भी पसंद नहीं करोगे, और तुम्हारी पिछली वो कहानियाँ तो मुझे पता है। उन्होंने उसके शाने पर हाथ रखा। हेशम ने बेड से उतरकर कंबल ऊपर डाला था। लप खींचकर वो रह गया था। तुम्हें कोई शादी नहीं करनी है, ये तो मुझे पता है। वो भी उसके नाना थे, बचपन से उसे जानते थे। वो कैसा है, जब एक चीज से दिल उतर जाए तो दोबारा वो छूता भी नहीं था। ऋषभ बेटा, बेवकूफ़ी नहीं करो। तुम्हारे लिए जैसी लड़की होनी चाहिए, मैंने उससे ही तुम्हारी शादी करवाई है। गरीब है मगर सबकी इज्जत करना जानती है। नाना जान, गरीब लोगों के ही तो दिमाग होते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर गरीब घर की लड़की ब्याह कर लाएं तो वही सबसे ज्यादा नखरा दिखाती है। उसने ये बात अशर की अम्मी के मुंह से सुनी थी और उनके सामने दोहराई थी। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? वो जरा करने लगे। अशर के बड़े भाई की बीवी उनसे कम हैसियत के लोगों में से हैं। आप सुनिए। वो पहले साल ही असफर भाई को लेकर अलग हो गई। उसने तफसील बताई थी। सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती। वो फिर भी उसकी बात मानने से इनकारी थी। नाना जान, आप मुझे इस खुशी को आज़ाद करने दें। खामखा मेरे साथ बंधी रहेगी। खबरदार, जो तुमने दोबारा ये बात की तो। हम खानदानी लोग हैं। हमारे घरों में औरतों की इज्जत की जाती है, उन्हें दरबदर नहीं किया जाता। उन्हें हेशम की जिद पर अफसोस हो रहा था। तुम उसे यहाँ लेकर आते, कम से कम वो यहाँ रहती तो तुम्हारा दिल खुद ब खुद उसकी तरफ माइल हो जाता। मेरा दिल तो पागल नहीं है। वो ये कहकर वॉशरूम में घुस गया था। मुर्तज़ा अली को दुख और अफसोस हो रहा था। उन्हें जावेद अहमद के सामने बहुत शर्मिंदगी होती थी। वो तो उनका ख्याल करने गए थे, उन पर उल्टी पड़ गई। हेशम, तुम कितने बंद मान लो, याद रखना खुशी तुम्हारी बीवी ही रहेगी, और तुम्हें उसे लेकर आना ही होगा। ये कभी नहीं होगा। उसने अंदर से हाँक लगाई। अब्बा जी, आप इधर हैं? नुसरत उन्हें देखकर खफीफ सी हो गई। नुसरत, तुम अपने काम से काम रखा करो। हेशम को चढ़ाने की कोशिश नहीं किया करो। वो उन्हें कहकर रुके नहीं थे, चले गए। नुसरत पर तो पानी पड़ गया, मगर वो भी अपने नाम की एक थी। सोच दिया कि खुशी को आने नहीं देंगी। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।